हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हेज़नबर्ग अनस्टेंटी प्रिंसिपल। तो वर्नर हेज़नबर्ग जर्मन फिजिसिस्ट था। उसने 1927 में ये प्रिंसिपल प्रपोज किया। स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? हेज़नबर्ग अनस्टेंटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है इसका वो है पोजीशन और मोमेंटम के बिटवीन। फिर इसी प्रिंसिपल का एक जो दूसरा पार्ट है वो टाइम और एनर्जी के रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द पोजीशन एंड मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल हो, उस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम हम सेम टाइम पर डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक टाइम के ऊपर या तो हम क्या लेंगे, लाइट की वेव नेचर लेंगे या लाइट की पार्टिकल नेचर लेंगे। तो जिसकी वजह से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों सेम टाइम पर मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक दफा पोजीशन मेजरमेंट कर लें। पोजीशन जब मेजरमेंट करेंगे तो उस टाइम आप मोमेंटम मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप मोमेंटम मेजरमेंट कर सकते हैं उस टाइम पर आप पोजीशन मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है? अनस्टेंटी है। अगर स्टूडेंट्स देखें, एक पार्टिकल है, जब आप उसकी जितनी ज्यादा एक्यूरेट पोजीशन मेजरमेंट करेंगे उस टाइम ऑफ इंटरवल में आप जितनी ज्यादा प्रिसाइज उसकी पोजीशन मेजरमेंट करेंगे, जितना ज्यादा प्रिसीजन पोजीशन में आएगी उतना लेस प्रिसाइज मोमेंटम हो जाता है। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एक्यूरेटली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम सिमल्टेनियसली। हम सेम टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम किसी पार्टिकल का फाइंड आउट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। रीजन ये है कि ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की वजह से, क्योंकि लाइट सम केसेस में एज अ पार्टिकल बिहेव करती है और सम केसेस में एज अ वेव बिहेव करती है और सम केसेस में एज अ पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, इन सिचुएशन की वजह से तो हम पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का सेम इंस्टेंट ऑफ द टाइम पर मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल एंड ग्रेटर देन एच कट। डेल्टा एक्स स्टैंड फॉर द पोजीशन। अब ये हो गया क्योंकि ऊपर लिखा होता है ना पोजीशन एंड डेल्टा पी मोमेंटम। मोमेंटम और पोजीशन के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। एक चीज जितनी ज्यादा प्रिसाइज होती है उतनी दूसरी क्वांटिटी उतनी लेस प्रिसाइज हो जाती है। सपोज मैं कहता हूं मोमेंटम मोर प्रिसाइज तभी होगा जब पोजीशन उतनी ज्यादा लेस प्रिसाइज हो जाएगी। इसलिए दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नंबर h कट के इक्वल है। और h कट किससे इक्वल होता है? h ओवर 2 पाई के इक्वल होता है। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.63 10 की पावर माइनस 34 और 2 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हैं तो h कांस्टेंट की वैल्यू h कट की वैल्यू 1.054 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो h कट है उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ अनस्टेंटी इन पोजीशन डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा एक्स पोजीशन के अंदर जो अनस्टेंटी है वो बहुत स्मॉल हो गई है तो अब मोमेंटम के अंदर अनस्टेंटी बहुत लार्ज हो जाएगी। देखिए, अनस्टेंटी इन मोमेंटम डेल्टा पी बिकम वेरी लार्ज और वाइस वर्सा। इसी तरह इसको उल्टा भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं सपोज यहां पर कहता हूं इफ डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स के अंदर जो अनस्टेंटी है वो जीरो के इक्वल हो गई है। अनस्टेंटी किसके इक्वल हो गई है? जीरो के। तो उस टाइम जो मोमेंटम में अनस्टेंटी होगी वो तो इनफिनाइट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्मॉल अनस्टेंटी हुई है। पोजीशन में अनस्टेंटी जितनी स्मॉलर होगी, स्मॉलर होते 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 जीरो हो जाए तो उस टाइम मोमेंटम में अनस्टेंटी बढ़ते बढ़ते कहां पे चली जाएगी? इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल इज रेफर एज वेव।
क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को एज अ वेव बिहेव देखते हैं, उसका वेव बिहेवियर देखते हैं हम। पोजीशन रेफर टू द पॉइंट, पोजीशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पोजीशन का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर वेव स्प्रेड हुई है। जितने आप ये भी कह सकते हैं द बाउंड्री या रीजन जहां तक वेव स्प्रेड हो जाती है, वो रीजन क्या कहलाता है आपके पास? पोजीशन कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखा हुआ है? पोजीशन रेफर टू द पॉइंट वेयर द वेव इज मोस्ट कंसंट्रेटेड, मतलब जिस जगह पर वेव एग्जिस्ट कर रही है वो रीजन क्या कहलाता है? पोजीशन कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अनस्टेंटीज आर इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर। ये जो अनस्टेंटी आती है ना, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और ये बाय नेचर एग्जिस्ट करती है कि एक पोजीशन, अगर पोजीशन के अंदर अनस्टेंटी स्मॉल होगी तो मोमेंटम में क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बाय नेचर ऐसा है। अब देखिए स्टूडेंट्स ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि आप चेक करें स्टूडेंट्स जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, 6.63 10 की पावर -34, बहुत स्मॉल वैल्यू है। अनस्टेंटीज आर नॉट ऑब्जर्वेबल इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसलिए हमारी डेली लाइफ में जो हम चीजों को देख रहे होते हैं या डेली लाइफ में हमारे पास जो इवेंट अकर हो रहे हैं उनके अंदर अनस्टेंटी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक्यूरेसी इन द पोजीशन, अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट्स कि पोजीशन में ज्यादा एक्यूरेसी है, तो जैसा कि आपको बताया पोजीशन में जितनी ज्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी मोमेंटम उतना लेस एक्यूरेट होता जाएगा। तो हम पहले देखते हैं कि पोजीशन के अंदर अनस्टेंटी अगर करना चाहते हैं, एक्यूरेसी निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करना करेंगे? देखिए एक्यूरेसी इन द पोजीशन, आप पोजीशन को एक्यूरेट करना चाहते हैं, एक्यूरेसी लेकर आना चाहते हैं, तो आपको कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यूज शॉर्ट वेवलेंथ फोटॉन्स। तो फिर आप ऐसे फोटॉन यूज करें जिनकी वेवलेंथ क्या हो? बहुत शॉर्ट हो। इसके बाद नंबर 2, यूज हाई एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन। और वेव देखें फोटॉन वो होने चाहिए जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट हो, वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? लार्ज। अच्छा, जब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लार्ज हो जाएगी तो फिर जब वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो अपनी एनर्जी किसको देंगे? वो इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, जिसकी वजह से मोमेंटम के अंदर अनस्टेंटी बढ़ेगी। तो मोमेंटम के अंदर अनस्टेंटी बढ़ेगी तो पोजीशन के अंदर अनस्टेंटी कम होती जाएगी। तो जितनी पोजीशन के अंदर अनस्टेंटी कम होती जाएगी हम कहेंगे पोजीशन के अंदर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यूज हाई एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन व्हेन दीस फोटॉन कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन। जब ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई है, तो ये किसको देते हैं? दे देते हैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए लिखा है दे ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द टारगेट। टारगेट का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुए हैं ना, तो उसको अपना मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी उसको ट्रांसफर कर देंगे। ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा, इंक्रीजिंग द अनस्टेंटी इन द मोमेंटम। जब फोटॉन हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन टारगेट है उसके साथ इंसिडेंट होंगे, तो अपना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और अपनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ट्रांसफर होगी, तो इसका मतलब है मोमेंटम के अंदर अनस्टेंटी बढ़ जाएगी। देखिए अनस्टेंटी इन द मोमेंटम क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो मोमेंटम के अंदर अनस्टेंटी बढ़ने का मतलब क्या है? कि अनस्टेंटी पोजीशन में कम हो रही है, तो जितनी पोजीशन के अंदर अनस्टेंटी कम होती जाएगी उतनी ज्यादा पोजीशन में एक्यूरेसी आती जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ये आपके पास हाइजेनबर्ग अनस्टेंटी प्रिंसिपल का पहला पार्ट जो था वो था पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। अब जो है स्टूडेंट्स इस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड हिस्सा है इसका, वो किसके रिलेटेड है? वो कहते हैं एनर्जी टाइम अनस्टेंटी प्रिंसिपल। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो एनर्जी और टाइम के अंदर अनस्टेंटी है। जिस तरह स्टूडेंट्स हम पोजीशन और मोमेंटम को सेम टाइम पर मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसी तरह हम किसी पार्टिकल की एनर्जी को, ठीक हो गया, गिवन टाइम में टाइम और एनर्जी को सेम टाइम पर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। जब टाइम को ज्यादा एक्यूरेट बताएंगे तो उतनी एनर्जी लेस एक्यूरेट हो जाएगी।
तो एनर्जी और टाइम को भी हम सेम टाइम पर मेजरमेंट नहीं कर पाते। अब यहां पर लिखा हुआ इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एक्यूरेटली बोथ एनर्जी एंड द टाइम साइमल्टेनियसली। अब देखिए स्टूडेंट्स मैथमेटिकली उसमें डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल एंड ग्रेटर देन एच कट था, पोजीशन और मोमेंटम के अंदर अनस्टेंटी थी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एनर्जी और टाइम के अंदर अनस्टेंटी आ गई है। इक्वल एंड ग्रेटर देन एच कट वही आपके पास जो कि यहां पर था h ओवर 2 पाई और इसकी वैल्यू वही 1.054 10 की पावर -34 जूल सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन वो क्या होता है, E इज इक्वल टू hf। अगर डेल्टा लिखा हुआ है, एनर्जी के अंदर अनस्टेंटी है, तो फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर अनस्टेंटी आएगी। देखो डेल्टा E इज इक्वल टू मैं h डेल्टा f लिखूंगा, तो अब देखो डेल्टा h में नहीं आएगा, h तो कांस्टेंट है, तो जब एनर्जी के अंदर अनस्टेंटी होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर भी अनस्टेंटी होगी, तो इसलिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू hf। जब इधर डेल्टा होगा तो इसके साथ भी फ्रीक्वेंसी के साथ भी डेल्टा आ जाएगा। तो एनर्जी में अनस्टेंटी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी के अंदर भी अनस्टेंटी है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट कहता हूं कि मेटा स्टेबल स्टेट। देखो स्टूडेंट्स आपके पास मैं 3 स्टेट की बात करता हूं। जो सबसे लोअर स्टेट होती है वो होती है ग्राउंड स्टेट, और सबसे जो हायर स्टेट होती है एनर्जी लेवल की वो होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से नीचे वाली थोड़ी सी नीचे वाली स्टेट जो होती है वो होती है मेटा स्टेबल स्टेट। तो 3 स्टेट्स होती हैं। अब मेटा स्टेबल की बात हो रही है का सिस्टम दैट रिमेन्स इन अ मेटा स्टेबल स्टेट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कैन हैव अ वेल डिफाइंड एनर्जी। क्योंकि वो जितना ज्यादा टाइम मेटा स्टेबल स्टेट में स्टे करेगा उतनी एनर्जी वेल डिफाइंड होगी, उतनी ज्यादा बेटर तरीके से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगी एनर्जी में। देखिए स्टूडेंट्स आपको 3 स्टेट की जो मैंने बात की है, सबसे पहले जो है आपके पास ये होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को आप ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं सपोज, और ये आपके पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट है आपके पास ये, और एक्साइटेड स्टेट इसको कह दे आप। और याद रखें स्टूडेंट्स कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में कम टाइम के लिए स्टे करता है, और वो जब सपोज देखें एक एटम यहां पे चला गया एक्साइटेड स्टेट में, जब वो डी एक्साइट होता है तो सबसे पहले वो किस में आता है, मेटा स्टेबल स्टेट में आता है, मेटा स्टेबल स्टेट। तो ये स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में एटम्स इलेक्ट्रॉन कम टाइम स्टे करते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट में एटम क्योंकि जब डी एक्साइट होता है तो वो मेटा स्टेबल स्टेट में आता है, तो यहां पर एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट में एटम ज्यादा टाइम स्टे करता है। तो ज्यादा टाइम जब मेटा स्टेबल स्टेट में ज्यादा टाइम स्टे करेगा तो उस टाइम एनर्जी को मेजरमेंट करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट एनर्जी आएगी। अब देखिए अ सिस्टम दैट रिमेन्स इन अ मेटा स्टेबल स्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कैन हैव अ वेल डिफाइंड एनर्जी if it remains in a state for a short time। अगर किसी भी स्टेट में एटम शॉर्ट टाइम में रहेगा, पार्टिकल शॉर्ट टाइम में रहेगा, अनस्टेंटी इन द एनर्जी विल बी ग्रेटर। तो जितना टाइम शॉर्ट होता जाएगा एनर्जी के अंदर अनस्टेंटी बढ़ती जाएगी, और जितना टाइम ज्यादा स्टे करेगा तो एनर्जी के अंदर अनस्टेंटी उतनी कम होती जाएगी। ये था स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पार्ट, एनर्जी और टाइम के बिटवीन अनस्टेंटी होती है। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।